आज की ये जो चर्चा है ये सियासी दांव पेच के बारे में नहीं है। ये शासन के विज्ञान को समझने की एक कोशिश है। और इस विज्ञान में चुनाव महज एक नतीजा नहीं होता, ये एक बहुत ही जरूरी डेटा पॉइंट होता है जो बताता है कि लोगों की आवाज किस दिशा में जा रही है। तो आइए सदर बाजार के चुनावी आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जमीन से क्या संकेत मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी भी आंकड़े को समझने से पहले उस जमीन को समझना जरूरी है जहां से वो आंकड़ा पैदा हुआ है। ये है सदर बाजार। ये सिर्फ दिल्ली का एक इलाका नहीं है, ये एक जीता जागता माहौल है। यहाँ लोग हैं, उनके कारोबार हैं, उनकी उम्मीदें हैं और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलें भी हैं। हमारी पड़ताल की शुरुआत यहीं से होती है, लोगों की नब्ज को समझकर। आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम पहले जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर आंकड़ों में छिपे इशारों को पढ़ेंगे और धीरे धीरे एक ऐसे ठोस रोड मैप तक पहुंचेंगे जिससे इस क्षेत्र को एक नई दिशा मिल सके। तो चलिए पहली परत को हटाते हैं। किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए उसके सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को समझना सबसे पहला कदम है। सदर बाजार की सबसे बड़ी खासियत और शायद सबसे बड़ी चुनौती इसकी विविधता है। यहाँ पंजाबी, जैन, बनिया जैसे बड़े व्यापारी समुदाय हैं, तो वहीं एक बड़ी तादाद में ओबीसी और दलित आबादी भी रहती है। और ऊपर से शहरों में रोजगार के लिए आने वाले प्रवासी लोग इस समीकरण को और भी पेचीदा बना देते हैं। मतलब साफ है, यहाँ कोई भी किसी एक समुदाय के वोट के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकता। शासन का मतलब ही है सबको साथ लेकर चलना, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना, जैसा कि हमारा संविधान कहता है। और इस विविधता की सतह के ठीक नीचे कुछ परेशानियां धीरे धीरे पनप रही हैं, जैसे बेरोजगारी जो खासकर नौजवानों को परेशान कर रही है, अतिक्रमण जो छोटे दुकानदारों के लिए रोज का सिरदर्द है, ट्रैफिक जैम जो सबका वक्त और पैसा बर्बाद करता है, और बढ़ती महंगाई जो हर घर का बजट बिगाड़ रही है। यही वो मुद्दे हैं जो अब वोट डालते वक्त लोगों के जहन में सबसे ऊपर आ रहे हैं। तो चलिए अब जमीनी भावनाओं से आगे बढ़कर सीधे सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़े कहानी को बिना किसी लाग लपेट के बताते हैं, एकदम साफ साफ। और सदर बाजार के आंकड़े एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत, 2025 के चुनाव में जीत और हार का फासला सिर्फ 6,307 वोटों का था। अब यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अलार्म है। ये साफ इशारा है कि जनता और उनके प्रतिनिधि के बीच का जो रिश्ता है वो कमजोर पड़ रहा है। अब इस नंबर को जरा पिछले चुनाव के सामने रखकर देखिए। 2020 में जीत का यही मार्जिन 25,000 से भी ज्यादा था। सोचिए, सिर्फ एक चुनावी साइकिल में जीत का अंतर लगभग 75% कम हो गया है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। ये बार चार्ट इस कहानी को और भी आसानी से समझाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 2020 का वो ऊंचा टावर 2025 तक आते आते कितना छोटा रह गया है। ये एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है जो दिखा रही है कि सियासी जमीन कितनी तेजी से खिसक रही है। लेकिन कहानी में 2 और अहम मोड़ हैं। एक तरफ जो मुख्य चैलेंजर पार्टी है यानी बीजेपी, उसका वोट शेयर लगातार बढ़ा है। 2015 के 28% से बढ़कर 2025 में 42% तक पहुंच गया। और दूसरी तरफ वोट डालने वाले लोगों की कुल संख्या कम हुई है, जो वोटरों में एक तरह की थकान या कह लीजिए उदासीनता का संकेत है। और ये टेबल ये पूरी तस्वीर को एक साथ आपके सामने रख देता है। जरा गौर से देखिए, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरा है, बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है, जीत का मार्जिन खतरनाक हद तक सिकुड़ गया है और वोटिंग प्रतिशत भी नीचे आया है। ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है जिसे नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब सवाल है कि ये क्यों हो रहा है। इन गिरते आंकड़ों के पीछे की असली वजह क्या है। देखिए, हर सियासी कहानी के 2 पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के होते हैं। एक तरफ मौजूदा विधायक की अपनी ताकतें हैं, वो 3 बार से विधायक हैं, उनका एक मजबूत संगठन है और उन्होंने बुनियादी सेवाओं पर काम भी किया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उनकी कमजोरियां हैं। कुछ विवाद जो नेता से जुड़े हैं, 10 साल सत्ता में रहने की वजह से पैदा हुई सत्ता विरोधी लहर और लोगों के बीच एक धारणा कि अब कुछ नया नहीं हो रहा है, एक तरह का ठहराव आ गया है। अगर हम इन कमजोरियों की और गहराई में जाएं तो 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, एंटी इनकम्बेंसी, जो 1 दशक तक सत्ता में रहने का एक स्वाभाविक नतीजा है। दूसरा, भरोसे में कमी, ये व्यक्तिगत विवादों और कानूनी मामलों की वजह से आई है। और तीसरा,
वादों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला, जहां लोगों को लगता है कि उनकी असली समस्याओं जैसे नौकरी और ट्रैफिक पर काम नहीं हुआ। ये इस विश्लेषण से लिया गया एक सीधा कोट है जो साफ बताता है कि कैसे कुछ खास घटनाओं ने जनता के भरोसे की नींव को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बहुत मायने रखती हैं। जब विश्वास टूटता है तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है, और आज के डिजिटल युग में लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करना और उनकी सहमति के बिना उसका इस्तेमाल ना करना, ये भी विश्वास बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा है, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। अच्छा, अब इस मौजूदा हालत को जरा एक बड़े ऐतिहासिक चश्मे से देखते हैं। राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर आज के पीछे एक लंबा कल होता है जिसमें कुछ पैटर्न छिपे होते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि 2013 से पहले इस सीट पर बीजेपी का एक मजबूत और टिकाऊ 30 से 37% का वोट बेस था। 2015 में आम आदमी पार्टी की एक जबरदस्त लहर आई जिसने सारे समीकरण बदल दिए, लेकिन अब वो लहर धीरे धीरे शांत हो रही है और बीजेपी न सिर्फ अपने पुराने बेस पर लौट आई है बल्कि उसे और भी मजबूत कर रही है। अब असली चुनौती उन वे वोटर्स को वापस लाने की है जो अब छिटक रहे हैं। और स्थानीय मुद्दों के अलावा दिल्ली की जो बड़ी राजनीतिक तस्वीर है वो भी बहुत असर डालती है। 2025 में जब राज्य में बीजेपी की बड़ी जीत हुई तो उससे एक डबल इंजन सरकार की कहानी बहुत मजबूत हुई। मतलब केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार। ये कहानी वोटरों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद विकास तभी तेजी से होगा जब दोनों इंजन एक साथ चलें, जो मौजूदा विधायक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी देख लिया। अब बात करते हैं समाधान की। तो अब सवाल ये नहीं कि समस्या क्या है, सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। ये एक स्पष्ट और रणनीतिक ब्लूप्रिंट है जो सुधार का रास्ता दिखाता है। इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है, जिसके 4 चेहरे हैं। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है जो चुनाव की हर चुनौती को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चुनावी रणनीति, जमीनी संगठन, नैरेटिव यानी कहानी और संसाधन, सब कुछ। हर चेहरे का एक साफ मकसद है। चुनावी चेहरा डेटा का इस्तेमाल करके उन वोटरों तक पहुंचने के लिए है जो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि वोट किसे देना है। संगठनात्मक चेहरा पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए है। नैरेटिव वाला चेहरा एक नई और सकारात्मक कहानी गढ़ने के लिए है जिसमें अपनी गलतियों को मानने का साहस भी हो। और संसाधन चेहरा ये सुनिश्चित करता है कि अभियान को चलाने के लिए पैसा, लोग और टेक्नोलॉजी सब कुछ सही समय पर मौजूद हो। लेकिन देखिए, कोई भी रणनीति कागज पर ही अच्छी लगती है, असली जीत तो जमीन पर मिलती है। तो अब इस बड़ी सोच को एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं जिसकी एक समय सीमा हो। ये है 90 दिन की वापसी की सीढ़ी। चुनाव से 90 दिन पहले पहला काम है सिर्फ सुनना। सर्वे के जरिए लोगों से मिलकर उनकी असल समस्याएं जानना। फिर 60 दिन पहले उन समस्याओं के आधार पर ठोस समाधानों की घोषणा करना। 30 दिन पहले लोगों के बीच जाकर टाउन हॉल और बैठकों के जरिए सीधा संवाद करना। और आखिर में चुनाव के दिन पूरी ताकत से लोगों को वोट डालने के लिए बाहर निकालना। ये भरोसे को जमीन से ईंट दर ईंट दोबारा बनाने का तरीका है। तो आंकड़े भी हमारे सामने हैं और रास्ता भी साफ है। डेटा में बता रहा है कि गिरावट की दिशा क्या है और रणनीति ये दिखा रही है कि वापसी का रास्ता क्या है। चुनौती सिर्फ योजना बनाने की नहीं है, चुनौती है उस पर अनुशासन के साथ अमल करने की। विश्वास रातों रात नहीं बनता, उसे हर दिन कमाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस रास्ते पर चलने की इच्छा शक्ति मौजूद है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।